हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कोस्ट शीट से रिलेटेड एक टॉपिक, जहाँ पे आज हम जानेंगे कि कैसे एक कोस्ट शीट को तैयार किया जाता है। आज मेरे पास जो है कोस्ट शीट को लेकर के क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को डिटेलिंग में समझते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू मेक द कोस्ट शीट, और उसका जो है हम कैलकुलेशन देखेंगे कैसे किया जाएगा। देखिए, कोस्ट शीट क्या होती है बच्चे। देखो, जब भी आप अपने प्रोडक्शन कर रहे हो वहाँ पे अलग अलग तरीके के खर्चे आते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ तो ये है कैलकुलेटर। इसको बनाने में कितना सारा खर्चा आया होगा। ये प्लास्टिक की बॉडी लगी होगी, ये स्क्रीन लगी होगी, ये इसके अंदर जो स्क्रूज लगे हुए होते हैं वो लगा होगा, सेल लगा होगा, और यहाँ पे ये बटन्स का पूरा पैलेट लगा होगा, और ये जो आपका मे बी शायद सोलर पावर का पोर्शन होता है ये लगा होगा। सो ये सब क्या है? दिस इज व्हाट, दिस इज मटीरियल एंड दिस इज डायरेक्ट मटीरियल जो कि इस प्रोडक्शन को तैयार करने में लगाया गया है। एंड ऑल्सो जो पर्सन इसमें लेबर कर रहा होगा, लेट सपोज मैं ही इसको मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मैं लेबर कर रही हूँ इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में, मैं अपने हाथों से इसको जो है असेंबल कर रही हूँ या मशीन का प्रयोग करके इसको असेंबल कर रही हूँ। तो ऐसा पर्सन या ऐसी जो है लेबर जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है और डायरेक्टली जो है इसका प्रोडक्शन कर रही है, तो उसके लेबर के खर्चे जा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी डायरेक्ट लेबर लगा, डायरेक्ट मटीरियल लगा, इसमें और भी खर्चे हुए होंगे। जैसे कि एक पूरी फैक्ट्री है जहाँ पे ये आपका जो है प्रोडक्शन चलता है कैलकुलेटर का। अब उस पूरी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ हो रही होगी। ऐसा तो नहीं है ना जो लेबर सिर्फ काम कर रहा है उसी के लिए आप पंखा और लाइट लगाओगे। वहाँ पे लेबर्स को जो ध्यान देता है, सुपरवाइज़र होता है, वॉचमैन होता है, या फिर जो ऑफिस होते हैं जहाँ पे इसको कैसे बेचना है, उसका प्रोडक्शन को होने के बाद कैसे मार्केट में लेके जाना है, लॉजिस्टिक कैसे करना है, वो सारी चीज़ें देखने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी भी सैलरी जाएगी। यहाँ पे जो है पूरे ऑफिस का स्टाफ है, उनका चाय पानी का खर्चा होगा, उनकी लाइट बिजली, आपका सेलिंग करने का क्या टेक्निक होने वाला है, एडवर्टीजमेंट कैसे होगा, सेल्समैन अगर घर घर जा करके बेच रहा है तो उसका सैलरी। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने से लेकर के बेचने तक में बहुत सारे खर्चे आपके होते हैं। अब यहाँ पे आप कॉस्ट शीट बनाते हो। कॉस्ट शीट में आपको ये सारे खर्चे पता चलते हैं, यानी कि ये प्रोडक्शन हुआ। अब इस प्रोडक्शन में कितना खर्चा आया, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट खर्चा कितना आया आप वो निकालते हो। उसमें आप जो है फैक्ट्री के एक्सपेंसेस जोड़ते हो और निकालते हो कि फैक्ट्री का कितना खर्चा आया, इस प्रोडक्ट का फैक्ट्री के अंदर कितना जो है कॉस्ट पड़ गया। उसके बाद यहाँ पे आप जो है आप उससे भी आगे जाते हो और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे किए गए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ खर्चा है, सैलरी है, वहाँ के खर्चे भी इसमें जोड़ते हो और पता करते हो कि ऑफिस लेवल तक आते आते इसका कितना खर्चा बन गया। और नेक्स्ट जो है आप इसमें सेलिंग अपने और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस जोड़ते हो, और तब जा कर के आपको इसका एग्जैक्ट कॉस्ट पता चलता है। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होता है। पहली बात कॉन्सेप्ट समझिए, देन धीरे धीरे क्वेश्चन आपका आराम से समझ आ जाएगा। अब ये जो है पूरा का पूरा खर्च, जो मटेरियल है, ये जो खोखा खाखा जो भी इसमें लगा हुआ है, दैट मटेरियल लेट सपोज दैट कॉस्ट यू 15 रुपीज़, ओके, एंड द लेबर जो जिसने इसको असेंबल किया है उसको आपने 5 रुपये दिया। आपकी नज़र में दिस इज जस्ट 20 रुपये का कैलकुलेटर, ठीक है। आपने सोचा 20 रुपये का कैलकुलेटर है, 25 रुपये में मार्केट में बेचेंगे, 5 रुपये का प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बट वेन यू विल सिट ओके एंड यू विल सी ब्रॉडर एरिया कि भाई क्या चल रहा है बिजनेस में, तब आपको पता चलेगा कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन का भी खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट जिसने कराया है उसको भी सैलरी देनी है, और यहाँ पे आपने सिर्फ 5 रुपये का प्रॉफिट निकाला है और वो भी सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर निकाल लिया। तो अब आपको पता चला कि अब वो सारे खर्चे भी तो आपको जेब से देने हैं। तो आप जब बिजनेस करते हो तो पहले सारे खर्चे देखते हो कितने आ रहे हैं, फिर अपना प्रॉफिट जोड़ते हो एंड देन डिसाइड करते हो कि मार्केट में कितने रुपए का इसको बेचना है। तो इसीलिए जो है पूरा कॉस्ट शीट तैयार किया जाता है टू फाइंड इट आउट कि भैया कितना खर्चा इसमें लग चुका है, और वहाँ पे आप सारे खर्चे जानने के बाद आप डिसाइड करते हो कि एट व्हाट प्राइस यू वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट, ओके, और यू कैन से दैट यू डिसाइड व्हाट द सेलिंग प्राइस शुड बी इन द मार्केट ऑफ दिस प्रोडक्ट। चलो ठीक है, नाउ यू अंडरस्टूड द टॉपिक, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे मेरे पास ये सारे खर्चे मुझे दिए गए हैं। मुझे सेल्स दी गई है 3,50,000 की, कि हमने 3,50,000 की सेल्स की है। देखो, कॉस्ट शीट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जो है वहाँ पे अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में आपको सेल्स भी दे दिया जाता है और बाकी चीज़ें दे दी जाती है। कॉस्ट शीट प्रिपेयर करके आप कॉस्ट जानते हो,
और जैसा क्वेश्चन फिर कहता है उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हो। अगर क्वेश्चन में सेल्स दी गई है, आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप निकाल सकते हो, बिकॉज नाउ यू नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग द कॉस्ट शीट एंड इन द क्वेश्चन इफ द सेल अमाउंट इज गिवन, द सेल्स वैल्यू इज गिवन, तो वहाँ से आप आराम से जान सकते हो दैट व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड उसका परसेंटेज पे आप जान सकते हो। तो क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के चीज़ें दे दी जाएंगी, लेकिन आपको जो एक कॉमन चीज़ करनी है वो है कॉस्ट निकालना, ठीक है, जो कि मेन पार्ट है इसका। अब यहाँ पे सेल्स दी हुई है 3,50,000 की, परचेज आपने किया है रॉ मटेरियल 1,55,000 का। अब एक एक करके जो है हमने इसके साथ साथ लिखते रहते हैं ताकि हम जब क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। आपको क्वेश्चन जब ऐसा एग्जाम में आता है तो एक पेंसिल ज़रूर साथ में रखिए और साथ साथ नोट डाउन करते रहिए कि कौन सा पार्ट जो है किस सिचुएशन में जाएगा या फिर कौन से एरिया में जाएगा, ताकि बाद में जब आप क्वेश्चन प्रिपेयर करो या फिर सॉल्व करो तो वो आपको ज़्यादा परेशान ना करे कि और आपकी गलती होने के चांसेस कम हो। सबसे पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपका जाता है प्राइम कॉस्ट में। ये प्राइम कॉस्ट होता है। प्राइम कॉस्ट यानी कि जो आपका पहला खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है, ठीक है। लो भैया पेन भी नहीं चल रहा, किस्मत ही बड़ी गंदी है भाई, बेइज्जती हो गई आज तक। चलो ठीक है, अब चल गया। तो ये है पी, ठीक है, पी यानी प्राइम कॉस्ट। फ्रेट पेड किया है रॉ मटेरियल परचेज पे, रॉ मटेरियल परचेज किया, मैंने इसके बटन्स परचेज किए, उसको जो है लेकर के आई हूँ अपनी जगह तक और मुझे जो है 300 रुपये का इस पर फ्रेट भी पे करना पड़ गया। तो दैट पार्ट ऑफ फ्रेट मेरे को एक्चुअली में क्या पड़ा कि भैया रॉ मटेरियल लाने का खर्चा पड़ा, तो मेरे लिए तो वो रॉ मटेरियल का ही तौर पे खर्चा हो गया। तो इसीलिए जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, उसको अपने पास लेके आते हो, तो उसका भी खर्चा आप एज अ परचेज देखते हो, या फिर आप कह सकते हो डायरेक्ट खर्चा वो आपका है, तो इसलिए एज ए परचेज भी उसके लिए अमाउंट आप डालोगे। तो यहाँ पे इसको भी आप प्राइम कॉस्ट में लोगे। प्रोडक्टिव वेजेस पे, प्रोडक्शन के जो है आपने वेजेस पे किए हैं। अब प्रोडक्शन के जो वेजेस पे किए हैं विच मीन्स कि भैया प्रोडक्शन के यानी कि डायरेक्ट खर्चे जो भी हमने बताया था, जो लेबर इसको असेंबल कर रही होगी, बना रही होगी, तो ये भी आपका प्राइम कॉस्ट हो गया। अनप्रोडक्टिव वेजेस, अब अनप्रोडक्टिव वेजेस क्या होता है? अनप्रोडक्टिव वेजेस होता है कि आपकी फैक्ट्री के वेजेस, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन में नहीं है बट वेजेस हैं। देखो अगर यहाँ पे सैलरी दी होती है तो सैलरी रिलेटेड होती है आपकी कंपनी से, आपके ऑफिस से, और वेजेस आपके होते हैं आपके प्रोडक्शन से, आपके जो है फैक्ट्री से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, वेजेस इज ऑलवेज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो आपके फैक्ट्री से खर्चे होते हैं, फैक्ट्री के खर्चे होते हैं। वहीं पे सैलरीज इज अबाउट ऑफिस का खर्चा और वो आपके ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे अनप्रोडक्टिव बोला गया है तो यानी कि भाई ये खर्चा तो है, फैक्ट्री का तो खर्चा है, बट ये फैक्ट्री के डायरेक्ट प्रोडक्शन का खर्चा नहीं है, इसीलिए इसको क्या करोगे, इसको आप डालोगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस में, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में, ठीक है। प्रोडक्टिव वेजेस आउटस्टैंडिंग, यानी कि प्रोडक्टिव वेजेस है बट अभी आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किए, कोई बात नहीं, खर्चा तो हुआ है ना, पे नहीं किया ठीक है कोई बात नहीं, पर खर्चा तो हुआ है, तो इसीलिए ये आपका जाएगा प्राइम कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, प्रोडक्टिव वेजेस है। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन पे आपने जो है रॉयल्टी दिया है। कई बार होता है ना, कुछ प्रोडक्ट आप क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट की ना रॉयल्टी आप पे करते हो कि किसी का टेक्निक यूज़ कर रहे हो, कुछ यूज़ कर रहे हो, सोच यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर आप क्या करते हो, आप उसको रॉयल्टी पे करते हो। तो ये आपका क्या है, प्रोडक्शन का है, तो इसीलिए यहाँ पे प्राइम कॉस्ट। फ्यूल एंड पावर, ये आपका फैक्ट्री का खर्चा है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का खर्चा। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, देखो इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, मशीनरी जो है वो भी आपका फैक्ट्री का है और ये भी आपका फैक्ट्री का खर्चा है, तो यहाँ पे एफ लिख लीजिए। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आप लेकर के आए, अब आप जो है आपके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आप उठा करके सारा जो है रखो, बैठ करके लोडिंग करो या अनलोडिंग करो, जहाँ से लेके आ रहे हो उसको चढ़ाओ ट्रक में और यहाँ पे उतारो, तो ये क्या है, यहाँ पे आपने खर्चा पे किया, लेबर्स को खर्चा पे किया, तो ये भी आपके प्राइम कॉस्ट में आएगा, क्योंकि ये जो है आपके रॉ मटेरियल के साथ का खर्चा है, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ रॉ मटेरियल, अब यहाँ पे जो है लॉस ऑन सेल ऑफ सेल ऑफ, पहली बात तो ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका जो है मशीनरी है, ये मशीनरी है, ओल्ड मशीनरी थी जिसको आपने बेच दिया, तो ये जो है आपका कॉस्ट में नहीं आता है, ठीक है, तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, इसको कट कर दीजिए। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप नॉर्मल बनाते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वहाँ पे इसकी एंट्री होती है, कॉस्ट में इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मशीनरी रोज़मर्रा में थोड़ी ना बेच रहे हो, दैट वाज ओल्ड मशीनरी, ठीक है, ओल्ड मशीनरी थी जिसको आपने बेच दिया। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन भी आपकी मशीनरी कहाँ पे है, फैक्ट्री में है, तो ये फैक्ट्री का खर्चा हो गया। लाइटिंग फैक्ट्री का है, सीधा सीधा बोला गया है लाइटिंग फैक्ट्री, तो ये फैक्ट्री में। फैक्ट्री की क्लीनिंग, तो ये भी फैक्ट्री का खर्चा।
एडवर्टाइजिंग ना, एडवर्टाइजिंग किससे रिलेटेड है? सेल्स से रिलेटेड है। एडवर्टाइजिंग क्यों की जाती है, क्यों इतना जो है एडवर्टीजमेंट किया जाता है? ताकि सेल्स हो सके, तो इसीलिए ये सेल्स का खर्चा है, सेलिंग का खर्चा है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्या होता है कि जो आपने सेल की है उसको जो है आप भेज रहे हो, तो उस पर जो आप अपना फ्रेट पे कर रहे हो, खर्चा पे कर रहे हो, सेल के टाइम पे जो आपके खर्चे आ रहे हैं उसको आप कैरेज आउटवर्ड कहते हो, जो आपका भेजने पर लगता है, तो उस पर जो खर्चा है, तो ये भी क्या है? सेलिंग से रिलेटेड है। तो सेलिंग में इनकम टैक्स, देखो इनकम टैक्स का भी कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। फैक्ट्री का टेलीफोन, तो ये जाएगी आपकी फैक्ट्री में, ठीक है। प्लांट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्लांट की रिपेयर आप कर रहे हो और यहाँ पे जो है मेंटेनेंस कर रहे हो। प्लांट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री का पार्ट है जहाँ पे आप प्रोडक्शन करते हो, तो उसका जो रिपेयर हो रहा है या मेंटेनेंस हो रहा है, अब यहाँ पे क्या है? वो भी फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री का ओवरहेड है, ठीक है। ऑफिस कंप्यूटर एंड डेप्रिसिएशन, यहाँ पे ऑफिस के कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन है, तो ये आपका ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस की स्टेशनरी, ये भी आपका ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस का जो है आपका एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड। नेक्स्ट चलते हैं आपका यहाँ पे जो कि है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस देखो बच्चे दो तौर पे बांटा गया है, एक सेल्समैन का, एक ऑफिस स्टाफ का। जो सेल्समैन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो तो आपका जाएगा भैया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, क्योंकि वो सेल्समैन का है, सेलिंग के तौर पे है, और ऑफिस स्टाफ का जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड में। डोनेशन, डोनेशन को भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि इसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। सैलरी ऑफ सेल्स स्टाफ, सेल्स की स्टाफ की सैलरी, ऑब्वियसली सेल्स में आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें ना इसी क्वेश्चन में आपको दिख जाएंगी। जहाँ पे आपको सेल्स दिख रहा है तो सेल्स का पार्ट है, जहाँ पे आपको जो है ऑफिस दिख रहा है ऑफिस का, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरहेड का पार्ट है। तो चीज़ें बहुत ईजी होती हैं अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा समझ जाओ। मार्केटिंग रिसर्च एक्सपेंसेस, तो मार्केटिंग की रिसर्च एक्सपेंसेस यानी कि सेल्स से रिलेटेड, सेल्स के टाइम पे आप मार्केट रिसर्च करते हो टू फाइंड इट आउट दैट व्हाट आर द अनसेटिस्फाइड नीड्स ऑफ द कस्टमर, एंड हम उसको कैसे जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं, कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी कैन ऑफर इन द मार्केट, एंड कैसे जो है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो टू फाइंड इट आउट वी कंडक्ट सम रिसर्चेस, मार्केट रिसर्चेस, एंड वी हैव टू अकर सम एक्सपेंसेस इन इट, सो दैट मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ योर सेल्स एंड योर सेल्स ओवरहेड, ठीक है। सेल्स का आपका जो ओवरहेड होता है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, ये भी आपका जो है सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है, कॉस्ट में इसका कोई लेना देना नहीं है। एक्सपेंसेस ऑन ऑफिस कार, ऑफिस की कार का एक्सपेंस है, सीधे सीधे डाल दो ऑफिस में भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस के मैनेजर की सैलरी ऑफिस वाले पे करेंगे भैया, हम क्या करें? बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स यहाँ पे पार्ट आपका हो गया सेल्स का। बैड डेब्ट्स कैसे पार्ट हो गया सेल्स का? क्योंकि आपने सेल्स की थी, उससे जो है रिकवरी नहीं हो पाई है, तो वो आपका बैड डेब्ट हो जाता है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मैं क्या करती हूँ, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा वीडियो पॉज करती हूँ और कॉस्ट शीट का जो है फॉर्मेट बना लेती हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे जो है फॉर्मेट बना लिया है, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी जो कि आपको एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। आई होप आप सब जो है एग्जाम में पेंसिल लेके जाते होगे, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दो स्टूडेंट जो कि पेन भी नहीं लेके जाते हो, जिनको पता ही नहीं होता एग्जाम कौन सा है। आई होप बाकी सब लेके जाते होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक एक चीज़ उठानी है। सबसे पहले आप क्या करते हो, प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हो, जिसके लिए आपको चाहिए होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड विद योर मटेरियल, आपके जो है बाकी वेजेस और आपके अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कि दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले आप वो लिखते हो जिसको कैलकुलेट करने के बाद आपको प्राइम कॉस्ट मिलती है। अब हमने यहाँ पे प्राइम कॉस्ट के लिए पी ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। इस साइड कोई भी पी वाली कैटेगरी का पोर्शन नहीं है, इसी साइड है, तो हम यहीं पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 1,55,000, 1,55,000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास पेंसिल है तो आपको क्या करना है, बस इस पे एक ऐसे कट लगा देना है और इसको भी कट लगा देना है। ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने से और कंफ्यूज्ड होने से। तो यहाँ पे मैंने परचेज ले लिया है, तो मैं इसको ऐसे कैंसिल कर रही हूँ, इसको भी मैं ऐसे कट कर रही हूँ, ठीक है। कोई भी आपको टीचर बोले ना कि भाई ये क्या कर रखा है, ये क्या कर रखा है, बोल देना मैम कोई बात नहीं, पेंसिल ही चला रखी है और अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिखा हुआ है। कितनी गंदी पेंसिल हो रही है भाई, ठीक है। तो
चलो नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है फ्रेट पे किया है हमने ऑन व्हाट, ऑन रॉ मटेरियल परचेज। तो हम इसको यहाँ ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए, ऐड क्या करेंगे, फ्रेट पेड, फ्रेट जो हमने पे किया है वो हम यहाँ पे फ्रेट पेड के नाम से यहाँ पे ऐड करेंगे विच इज़ 4000 रुपीज़। ठीक है, 4000 रुपीज़। चलो ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब हम इसको भी कट कर देते हैं ताकि हमें भी कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट इज आपका क्या है, एक और चीज़ थी कि भाई आप सामान लाए हो, उसको लोड और अनलोड करने का खर्चा था, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो ये रहा। तो ये भी रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ऐड कर देंगे। क्या है ये, लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सपेंसेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग unloading expenses which is 3500। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया जो हमने मटेरियल का खर्चा है, ये तो हमारा हो गया मटेरियल का खर्चा। अब इसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मटेरियल के खर्चे के बारे में बात करती हो, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। 1,55,000 प्लस 4,000 प्लस 35,000, ठीक है, दैट इज़ 1,62,500। अब ये जो आपका आया ना 1,62,500, ये आया है आपका कि भाई कितना आपने अपना जो है मटेरियल कंज्यूम किया है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि ये मटेरियल का खर्चा है सिर्फ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दैट इज कंज्यूम्ड एंड दैट इज 1,62,500। ठीक है, अब बात करते हैं मटेरियल के बाद हम किसकी बात करते हैं, लेबर की। तो अब यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए जो आपने लेबर या कह लीजिए वेजेस आपने पे किए हैं वो कितनी है, तो यहाँ पे आपने प्रोडक्शन के लिए वेजेस पे किए हैं, प्रोडक्शन के वेजेस पेड, तो यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए वेजेस आपने पेड किए थे 75,000। एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एक और बात बोली गई थी क्वेश्चन में कि भैया एक वेजेस ऐसे हैं प्रोडक्शन के जो आउटस्टैंडिंग है, जो कि कितना है 7,000 रुपये, 7,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। भैया आउटस्टैंडिंग तो है, तो क्या मतलब देने नहीं है क्या, देने तो है, कॉस्ट तो लगा है आपका, हाँ वो बात अलग है, आप नहीं देने वाले, आपको पहले से पता है, बट स्टिल वो कॉस्ट तो है आपका, खर्चा तो आया है आपका, वो सामने वाली पार्टी निकलवा ही लेगी जैसे तैसे। ठीक है, तो ये जो आपका खर्चा है जो आउटस्टैंडिंग है वो भी आप यहाँ पे लेके चलोगे, तो जो आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं वो भी आप यहाँ पे लेकर के चलोगे। तो प्रोडक्शन के जो वेजेस हैं यहाँ पे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है वो भी आप ऐड करके चलोगे। ठीक है, स्पेलिंग ऊपर नीचे होगी मुझे पता है, देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 7,000 रुपीज़। अब यहाँ पे ये कितना बन गया, 75,000 प्लस 7,000 दैट इज योर 80 एंड 82,000। तो यहाँ पे 82,000 आपका खर्चा आ गया प्रोडक्शन के वेजेस का, 82,000। ठीक है, अब ये 82,000 आ गया, पहले हम इसको भी कट कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग वाले पोर्शन को। अब बात करते हैं एक एक्स्ट्रा, हमारे पास अभी जितने भी पी थे ना सारे ख़त्म हो गए, देखो सारे ख़त्म हो गए, बस एक बचा है, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म और क्या बच गया, यहाँ पे ये वाला पी बच गया जो कि क्या है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। तो रॉयल्टी आप जो है वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सपेंस है, तो मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल के रॉयल्टी लिख के कैरी ऑन कर देती हूँ। लेट सपोज 2-3 होते तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस करते और यहाँ पे सारे लिख के और यहाँ पे कैलकुलेशन करते। अब ये कितना है, रॉयल्टी आपने कितनी पे की है, 18,000, तो यहाँ पे सीधा 18,000, क्योंकि एक ही अमाउंट है तो 18,000। अब ये भी कितना हो गया, हमारा हो गया पीपी हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि प्राइम कॉस्ट के लिए जो जो चीज़ें चाहिए ना वो सारी यहाँ पे कवर अप हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल लगा 1,62,500 रुपये का, वेजेस आपके लगे 82,000 रुपये के, और यहाँ पे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे 18,000 रुपये के। अब इन सब को कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, क्राइम पेट्रोल मत सुन लेना, प्राइम कॉस्ट। चलो 1,62,500 1,625,000 प्लस 82,000 प्लस 18,000 दैट इज 2,62,500 विच मीन्स 2,62,500। तो यहाँ पे 2,62,500 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ योर प्राइम कॉस्ट। चलो बेटा, अब प्राइम कॉस्ट निकल के आ गया।
प्राइम कॉस्ट यानी कि इस कैलकुलेटर को बनाने में कितना मटेरियल लगा, कितना वेजेस लगे और प्रोडक्शन में कितना खर्चा लगा, वो यहाँ पे आ गया 2,62,500 रुपये। ठीक है, तो ये सिर्फ एक की नहीं हो रही, ये काफ़ी सारे वैल्यूज़ की हो रही होगी, तो यहाँ पे 2,62,500। अब मैं देखूँगी कि ये जिस फैक्ट्री में बन रहा है उसमें कितना खर्चा आ रहा है, अदर ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं जो कि इसके कॉस्ट में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के कितने ओवरहेड्स आपके हैं, ओवरहेड। तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए सबसे पहले, अब आपके पास बहुत इजी है क्वेश्चन को समझना, अनप्रोडक्टिव वेजेस आपके लगे हैं 22,000 के। ठीक है भैया, लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप लिखोगे अनप्रोडक्टिव, एक तो मेरा ना थोड़ा सा स्टैंड मुझे समझ नहीं आता कैसे करूँ, तो मुझे भी दिक्कत होती है। प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव वेजेस, एंड दैट इज 22,000। क्या करना है, काट दो, 22,000 काट दो। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्यूल एंड पावर, ये भी आपका फैक्ट्री का है, तो यहाँ पे फ्यूल एंड पावर जो कि कितना है 4,500। ठीक है, इसको भी काट दो। नेक्स्ट इज फैक्ट्री रेंट, दैट इज 6,300, इसको भी काट दो। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, देखो कितना इजी हो गया है क्वेश्चन सॉल्व करना, बिकॉज आपने पहले से ही जो है सब चीज़ें कह सकते हो कि नोट डाउन करके रखी हुई है। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी दैट इज़ 1700, तो इसको भी आप काट दो। ठीक है, अब लॉस वाले तो वैसे ही नहीं लेना, इसको तो सबसे पहले काटो। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, कितना है 8300 रुपये, 8300, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड दैट इज 8300। ठीक है, इसको भी काट दो। नेक्स्ट इज लाइटिंग एंड फैक्ट्री, मतलब लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री, नॉट लाइटिंग एंड फैक्ट्री, लाइटिंग जो कि फैक्ट्री की है। अगर आप यहाँ पे फैक्ट्री नहीं भी लिखोगे, सिर्फ लाइटिंग लिखोगे चल जाएगा, बिकॉज ये फैक्ट्री के ही एक्सपेंसेस आप लिख रहे हो। दैट इज 700 रुपीज़। ठीक है, इसको भी काट दो। वैसे भी आपकी जनरेशन को काटना बहुत अच्छा लगता है, तो काटते रहो। ठीक है, नेक्स्ट इज फैक्ट्री क्लीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्लीनिंग ही लिख रहे हैं, कोई इशू नहीं है। क्लीनिंग जिसका खर्चा है 400 रुपीज़, तो इसको भी काट दो। अब देखो एडवर्टीजमेंट जो है सेल्स का है, कैरेज आउटवर्ड सेल का है, इनकम टैक्स नहीं है हमारा, तो इसको भी काट ही दो। नेक्स्ट इज फैक्ट्री टेलीफोन आपका है, तो यहाँ पे टेलीफोन कितना है 890, तो इसको भी काट दो। प्लांट्स रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो यहाँ पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दैट इज 2500, तो इसको भी काट दो। अब ये जो है ऑफिस का है, ये भी ऑफिस का है, और कहीं आपको फैक्ट्री दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे जो है सारे आपके सेल्स और ऑफिस के हैं, यानी फैक्ट्री के खर्चे हमारे कवर अप हो चुके हैं। अब और कोई फैक्ट्री का इसमें खर्चा हमारे पास नहीं है। ना व्हाट वी विल डू इज, इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा का पूरा। अरे बाबा देखो, तो अब मेरे पास यहाँ पे है 22,000 प्लस यहाँ पे 4,500 प्लस 6,300 प्लस 1,700 प्लस 8,300 प्लस 700 प्लस 400 प्लस 890, करेक्ट 890 प्लस एंड 2,500 प्लस, तो ये आपके पास आ गया 47,290, यानी 47,290 रुपये। तो ये जो अब आया है 47,900, इसको आप यहाँ टोटल करेंगे 47,290। अब आपने ये जो टोटल किया है ये क्या है, फैक्ट्री का ओवरहेड। तो अब यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट कितनी बन के आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट आपकी आ गई कि भैया फैक्ट्री में इतना खर्चा हुआ था और पहले उतना हुआ था, तो यानी फैक्ट्री तक पहुँचते पहुँचते इस माल का जो खर्चा बन गया वो बन गया आपका 3,09,790। तो यहाँ पे 3,09,790 रुपीज़, दिस इज़ योर फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब फैक्ट्री कॉस्ट से ऊपर जाते हैं तो आपका आता है ऑफिस का कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जिसको आप कहते हो, जिसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो फैक्ट्री का खर्चा मिलाया, फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आया। अब इसमें हम ऑफिस के खर्चे बनाएंगे, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे मिलाएंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन कि भैया प्रोडक्शन पे सिर्फ इतना खर्चा हुआ है, वो निकल के आ जाएगा। तो चलिए देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं रंगारंग कार्यक्रम। तो यहाँ पे आ जाइए दोबारा से, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स है, आई होप यू अंडरस्टूड पूरा का। चलो अब क्या करते हैं, अब इसमें डालेंगे ऑफिस का खर्चा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। चलिए अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब क्वेश्चन देखिए, ये कट गया, 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 इस बेचारे का भी कट गया, सबका कट गया, सबका कट गया। अब बचा ये है सेल्स, ये भी सेल्स। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो ये अब आ गया मेरे पास ऑफिस के कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे डालेंगे ऑफिस कंप्यूटर, ठीक है। देखो मेरी स्पेलिंग कितनी गंदी है, कंप्यूटर डेप्रिसिएशन यहाँ पे 12,000 रुपये, ठीक है। ये आपका हो गया, इसको भी अब आप काट दीजिए। नेक्स्ट आपका है ऑफिस का स्टेशनरी, जो लोग हम जैसे लोग घर भी लेके चले जाते हैं, ठीक है। और सच बात है, मैं ये पेन मैं ऑफिस से ही लेके आई हूँ 2100, ठीक है। इसलिए मेरे ऑफिस वाले 2-2 रुपये वाले पेन लाते हैं, ताकि कोई ले भी जाए तो दुख ना हो। और नेक्स्ट आपका है यहाँ पे जो ऑफिस का खर्चा वो है ये ऑफिस के स्टाफ का ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है ऑफिस स्टाफ का, 1800 रुपया, ठीक है। तो ये 1800 रुपये, इसको भी आप कट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस का और क्या है, एक्सपेंस ऑन ऑफिस कार। तो यहाँ पे ऑफिस की कार का एक्सपेंस और ऑफिस कार, जो कि कितना है 3500, ठीक है। इसको भी कट कर दीजिए। नेक्स्ट है ऑफिस मैनेजर की सैलरी, जो कि है 5400 रुपये। अरे बाबा रे, बहुत ज़्यादा सैलरी है बेचारे की। सो ऑफिस के मैनेजर सैलरी, ऑफिस मैनेजर सैलरी, बहुत दुख हो रहा है मुझे इसकी सैलरी जान के, 5400। इससे ज़्यादा तो मेरा यूट्यूब से ही आ रहा है भाई, मैं खुश हो गई। ये हो गया आपका ऑफिस का सैलरी ऑफ मैनेजर 5400। अब यहाँ पे सारे खर्चे आपके आ गए हैं ऑफिस के एक्सपेंसेस के। अब कोई ऑफिस एक्सपेंसेस और नहीं बचा, तो इसको भी हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 12,000 प्लस 2100 प्लस 1800 प्लस 3500 प्लस 5400, तो ये आपका आ गया 24,800। अब ये 24,800 क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस का जो खर्चा आपका बना है। तो अब यहाँ पे आपने ऑफिस एक्सपेंस मिला दिया है, तो अब आपका क्या बन गया, कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो आपका फैक्ट्री तक का खर्चा बन रहा था 3,09,790 और ऑफिस में 24,800 का ओवरहेड लगा। तो इसको प्लस कीजिए, 309,790, इसको आपका इक्वल आ गया 3,34,590, यानी 3,34,590 रुपये। तो ये क्या आ गया आपका कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,34,590। कन्फ्यूजन में हो गए क्योंकि पेज थोड़ा आगे पीछे है, तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा समझाती हूँ। देखो डायरेक्ट खर्चे बना करके आया प्राइम कॉस्ट, यानी पहला खर्चा पूरा का पूरा ओवरऑल खर्चा प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री के खर्चे मिला दिए तो फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री के खर्चे में ऑफिस के भी खर्चे मिला दिए, तो यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने में इतना खर्चा बन गया। अब आते हैं आपके नेक्स्ट, जो कि है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो यहाँ पे आप डालिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो यहाँ पे अब आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपको यहाँ पे डालने हैं ओवरहेड। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अब आपके पास कौन सा है जो आपका सेलिंग का है, पहला है आपके पास एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, तो वो आप यहाँ पे ऐड कीजिए एडवर्टाइजिंग, जो कि कितना है 3,700। अब इसको भी आप कट कर दीजिए, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड, ये भी आपका सेलिंग का खर्चा है, तो यहाँ डालिए कैरेज आउटवर्ड, दैट इज 1,300 रुपया। तो इसको भी काट दीजिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कौन सा है सेलिंग का, कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सेल्समैन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो ट्रैवलिंग
एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन जो कि है आपका 3500, तो इसको भी आप ऐसे कट कर दीजिए। नेक्स्ट है डोनेशन, तो ये हमारा है ही नहीं, इसको इंक्लूड ही नहीं क्या करना, तो कट कीजिए। सैलरी ऑफ सेल्स स्टाफ, सैलरी ऑफ सेल्स स्टाफ, सेल्स के स्टाफ की, ठीक है, इसका कितना खर्चा है, इसका खर्चा है 7,000 रुपये, 7,000 रुपये, तो यहाँ पे इसको भी आप काट दीजिए। मार्केटिंग रिसर्च के एक्सपेंसेस, ठीक है, मार्केटिंग के रिसर्च के एक्सपेंसेस, दैट इज योर 1,400 रुपये, 1,400 रुपये, तो इसको भी आप काट दीजिए। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस, ये नहीं लेना, इसको कट कीजिए। अब लास्ट आपका बच गया है जो कि है बैड डेप्ट, तो यहाँ पे बैड डेप्ट, ठीक है, बैड डेप्ट यानी 700 रुपये, तो ये भी आपका कट हो गया। अब देखो आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिए कि कोई चीज़ आपकी रह तो नहीं गई, एक ये सेल्स रह गया है, बाकी सब कट हो गया है, बाकी सब हमने कट कर दिया है, यानी हमसे कोई चीज़ छूटी नहीं है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एग्जाम कि आपसे कोई एक पॉइंट ना छूट जाए। लेट सपोज मैं यहीं पे प्राइम में जो है ये रॉयल्टी का अमाउंट छोड़ देती, तो मेरा जो है प्राइम कॉस्ट भी गलत निकलता, फैक्ट्री कॉस्ट भी गलत निकलता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी गलत निकलता। तो बेहतर है कि आप सारी चीज़ें इस तरीके से लिख लीजिए। एक और अमेजिंग टेक्निक आपको बताती हूँ, आप इसको कैलकुलेट अभी मत कीजिए, ठीक है, आप सारी चीज़ें जो है पूरा बाइफ्रिकेशन कर लीजिए कि ये प्राइम कॉस्ट में आ गया, ये फैक्ट्री ओवरहेड में आ गया, बाकी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन सबको इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिया। अब आप एक बार नज़र मार लो, कुछ छूट गया होगा तो एटलीस्ट आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी, आपको ज़्यादा कटपीट नहीं करना पड़ेगा। इफ़ यू फाइंड आउट कि भैया कुछ छूट गया है, उसको कहीं पे चिपकाना है, तो चुपके से चिपका के अपना जो है फिर ठीक तरीके से कैलकुलेशन आप कर पाओगे। तो ये एक चीज़ आप जो है फॉलो कर सकते हो। ये डिपेंड करता है, बच्चे को खुद पता होता है कि भैया मेरी कैलकुलेशन में बहुत गड़बड़ है, या फिर मैं जो हूँ थोड़ा सा पैनिक हो जाता हूँ एग्जाम में, तो इस तरीके से आप ये जो पैनिक सिचुएशन है ना, उससे थोड़ा सा बच सकते हैं। तो यहाँ पे 3700 प्लस किया, 1300 प्लस किया, 3500 प्लस किया, 7000 प्लस किया, 1400 प्लस किया, 700 प्लस किया, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 17,600 रुपया, 17,600 रुपया, तो ये आपका आ गया 17,600 रुपये। अब ये आपका निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होता है कि जो आप माल बेच रहे हो उस सेल का कितना कॉस्ट लग रहा है, यानी कि लेट सपोज आप माल बेच रहे हो 500 रुपये का, लेकिन उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा, वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ सेल। जो कि अब कितना निकल के आया, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आया था 3,34,590, उसमें आप ये अपना सेलिंग एक्सपेंस जोड़ दीजिए, दैट इज 17,600, तो आपको हो गया 3,52,190, विच मीन्स 3,52,190 रुपीज़। अब क्वेश्चन की ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में एक चीज़ हमने नहीं अभी तक यूज़ की, एंड दैट इज सेल्स। सेल्स यहाँ पे दिखाई गई है 3,50,000 की, यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सेल तो हमने की है, हमने जो है सेल की है वो 3,50,000 की है, सेल हमने जो की है 3,50,000 की है। अब आप देखो क्वेश्चन देखो कि भैया सेल की 3,50,000 की, मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे कैलकुलेटर बनाए, मैंने उसको मार्केट में बेचा और मेरे को कितना पैसा मिला, 3.5 लाख रुपए, यानी मैंने 3.5 लाख रुपए में बेचा। अब मैं इसका प्रोडक्ट ध्यान में मैं कैलकुलेशन करने बैठी, मैं थोड़ी सी लेट लतीफ़ हूँ, तो कैलकुलेशन करने बैठी तो पता चला इसको बनाने में तो भैया 3,52,190 रुपये 3,52,190 रुपये का खर्चा आ गया। तब मेरा दिमाग घूमा कि अड़ी बाबा कि भैया हम तो हैं लॉस में। क्यों? बिकॉज द सेल्स वैल्यू इज लेसर देन व्हाट द कॉस्ट ऑफ सेल। जो कॉस्ट आपको लगी है, सिंपल सी बात है भैया, बनिया की दिमाग वाली भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। बच्चा जानता है कि 10 रुपये की चॉकलेट है अगर, तो उसको बाहर मार्केट में 12 रुपये की बेचूंगा तभी मुझे प्रॉफिट होगा। तो वही बात है कि भाई आपको वैल्यू जो कॉस्ट आई वो तो आई 3,52,190 की, लेकिन आपने मार्केट में उसको कितने का बेच रखा है, 3.5 लाख का। तो यहाँ आपको हुआ है लॉस भैया, लॉस कितने का लॉस हुआ है आपको यहाँ पे जो है 2,190 का।
तो ये लॉस आपको हुआ है 2190 का, यहाँ आप इसको माइनस में शो करोगे। ठीक है, एक और बात, ये क्वेश्चन होने के बाद जो चीज़ें यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं की थी, जो आपकी ये वाली चीज़ें थी जो हमने इंक्लूड नहीं की थी, दैट वाज लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनें और ये सब चीज़ें आपकी जो थी जो हमने यहाँ इंक्लूड नहीं की थी, बैंक चार्जेस, वो इस क्वेश्चन के बाद एक लाइन आप लिख के दिखाओगे, दीज आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कोस्ट शीट। ठीक है, और उसके नीचे ये पॉइंट्स में आप लिख दोगे, पॉइंट 1 आपका बैंक चार्जेस, पॉइंट 2 आपका सेल ऑन ओल्ड मशीनरी का लॉस वगैरह, वो चीज़ें आप पॉइंट्स लिख दोगे। ठीक है, और ये ज़रूर लिखना, क्योंकि नहीं लिखोगे तो टीचर को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा उनको लगेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू अंडरस्टूड द फुल कॉन्सेप्ट एंड फुल टॉपिक। आई होप आपको जो है आज के बाद प्राइम कोस्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर आएगी तो बहुत गलत बात है, कोई बात नहीं, हमने 1-2 वीडियोज़ और बना रखी हैं, आप वो जाकर के देख सकते हो। इनफैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम कोस्ट और ये आपका पूरा का पूरा कोस्ट शीट का मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कौन कौन सा खर्चा मिलाने के बाद आपको कौन सा जो है आउटपुट निकल के आता है। सो यू कैन go there and watch that video too. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.